दोस्तों आज की क्लास में हम लोग विश्व धरोहर स्थल के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों भारत में बहुत ऐसे धरोहर स्थल है जो कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है। ठीक है। तो और रिसेंट में ही 43वां जो धरोहर स्थल है उसकी सूची भी आई हुई है जो यूनेस्को द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं या बीत चुके हैं उनके उनमें एक या दो क्वेश्चन कंपलसरी इससे आते ही आते हैं। अगर नहीं आए भी तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा। उसके पहले दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा और कुछ चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जिसकी धरती पर हजारों सालों से सभ्यता की छाप है। ये जो धरोहर स्थल है एक समय की सभ्यता हुआ करती थी। चाहे वो काशी की गलियां हो या फिर खजुराहो की मूर्ति कला। ठीक है। अजंता की गुफाएं हो या कांजीरंगा की जंगल, हर कोना संस्कृति और धरोहर से भरा पड़ा है। भारत का हर एक कोना धरोहर से भरा पड़ा है। जब इन्हीं धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है दोस्तों, जब ये धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है तो वह बन जाता है विश्व धरोहर स्थल, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाता है। भारत के ऐसे कई स्थानों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। ठीक है। जैसे कि अभी 43 भारत में दिया गया है। ठीक है। 43 मतलब भारत में टोटल 43 विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को ने मान्यता दिया है, जो न सिर्फ हमारे अतीत को गौरव गाथा बताता है दोस्तों, इससे क्या होता है कि गौरवान्वित महसूस होता है दूसरे देशों में, इंडिया के या और कई देशों को भी जिसमें धरोहर विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को द्वारा मान्यता दी है। वो क्या होता है कि विदेशों से यहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं इसको इसको जानने के बाद। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम सर क्लासेस में। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहेगा इसी तरह के वीडियो के लिए, आपके जो आने वाले एग्जामिनेशन है उसको बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूनेस्को ने जुलाई 2024 तक टोटल 170 देशों में 1248 विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दिया है। याद रखिएगा कि टोटल 170 देशों में 1248 विश्व धरोहर स्थल हैं। कब तक? जुलाई 2024 तक। ठीक है। जिसमें से अलग अलग डिवाइड में बांटा गया है, जिसमें 952 जो सांस्कृतिक हैं, 231 जो प्राकृतिक रूप से बने हुए खुद से हैं। ठीक है। और 40 जो है मिश्रित है, यानी कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों है। ठीक है। इसको याद रखिएगा। कितना कितना? 952, 231 प्राकृतिक और 40 मिश्रित संपत्तियां हैं। ठीक है। और उसमें से दोस्तों क्या है कि सबसे जो अधिक है साइट वाला देश कौन कौन सा है, तो इटली सबसे ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, इटली 59 है इसमें, और चीन में 57 है, और जर्मनी में 52 है, फ्रांस में भी 52 है, और स्पेन में 50 है, और भारत में 43 है, मैक्सिको में 35 है, और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में 33 है, और अंत में सबसे ज्यादा जो है रूस, जो कि 31 है। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये सब मैक्सिमम जिसके काउंट किए गए हैं विश्व धरोहर स्थल वो इन सभी देशों में है। ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं भारत के बारे में और जानकारी लेते हैं कि भारत में क्यों दिया गया और यूनेस्को द्वारा कैसे प्राप्त होता है विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता। ठीक है। दोस्तों भारत में अभी टोटल 43 मान्यता प्राप्त है विश्व धरोहर स्थल में। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की शुरुआत जो हुई थी 1983 में हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा कब से स्टार्ट हुई थी, तो 1983 में स्टार्ट हुई थी, जब 4 सांस्कृतिक स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। स्टार्टिंग में मात्र भारत में 4 स्थल जो थे वो शामिल किए गए थे इस सूची में, जो कि सांस्कृतिक थे। ठीक है। जिसमें से कौन कौन सा था? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का किला और ताजमहल। ये 4 स्थलों को सबसे पहले सूची में शामिल किया गया था। ठीक है। यह शुरुआत दोस्तों यूनेस्को द्वारा 1972 में अपनाए गए विश्व धरोहर सम्मेलन के तहत हुई थी। ठीक है। जिसका उद्देश्य था कि दुनिया के सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करना, यानी बचाना, उसको देख रेख करने का उद्देश्य था। ठीक है। क्या बोल रहा है कि यूनेस्को उन स्थलों को विश्व धरोहर का दर्जा देता है जो उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं, यानी कि उसका मूल्य लगाया नहीं जा सकता है, यानी कि ये बहुत प्राचीन है और इसका जो फिर से इसको मेड नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता इस तरह से।
तो उसको विश्व धरोहर का दर्जा देता है। यानी ऐसे स्थान जो मानवता के लिए प्रेरणा दायक हो और ज्ञान की अपूर्णीय स्रोत हो, यानी ज्ञान, उससे रिलेटेड ज्ञान हो, ठीक है। कोई भी वहां देखने जाए तो उसमें क्या हो कि एक प्रेरणा मिले उनको, ठीक है। तो इस तरह के स्थलों को विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को शामिल करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके, जो भारत के अंदर में जितने भी धरोहर स्थल है उसको एक एक करके देखेंगे, ठीक है। जो सबसे पहला है दोस्तों क्या है, 1983 में आगरा का किला को दिया गया। आगरा के किला के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानते हैं सभी के बारे में। तो आगरा के किला का चित्रण विश्व धरोहर स्थल द्वारा घोषित किया गया। यह सिद्धांत के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1983 में अजंता की गुफाएं, जो सेम ही साल में दिए गए थे। अजंता की गुफाओं का चित्रण विश्व खनिज स्थल द्वारा घोषित किया गया था। किसके कारण किया गया था? विश्व खनिज स्थल के कारण। ये गुफाएं महाराष्ट्र के जिलों में स्थित है। ये जो गुफा है वो महाराष्ट्र में है। बौद्ध धर्म से संबंधित कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पे बौद्ध संरक्षण का बहुत योगदान रहा। ये जो गुफा अजंता गुफा है वो बौद्ध का संरक्षण रहा बहुत दिनों तक। इस कारण से यहाँ पे बोला गया कि बौद्ध धर्म से संबंधित कला और वास्तुकला यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं और मिलती भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, तो एलोरा की गुफा। ये भी 1983 में विश्व धरोहर में आया था यूनेस्को द्वारा। दोस्तों क्या है कि एलोरा की गुफाएं का चित्रण विश्व पिरामिड स्थल द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। यह गुफाएं महाराष्ट्र के गढ़वाली जिले में है। कहाँ पे है इसको याद रखिएगा कि एलोरा की गुफा कहाँ पे है महाराष्ट्र में, तो गढ़वाली जिले में स्थित है। और ये जो किससे संबंधित है, तो तीन धर्मों से संबंधित है, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे ये तीन धर्म के चित्रण देखा गया है और बहुत सारे सबूत मिले हैं जिससे ये तीन धर्मों को वहां पे सबूत के तौर पे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ताजमहल, जो कि 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा विश्व खनिज स्थल घोषित किया गया था। खनिज स्थल के रूप में घोषित किया गया था सबसे पहले। दोस्तों आगरा विकास प्राधिकरण ने इसे भारत में मुस्लिम कला का रत्न और विश्व विरासत के सर्वत्र प्रशंसित उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना है, ठीक है। इस किसको, तो ताजमहल को, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1984 में लाया गया एक कौन सा, तो सूर्य मंदिर कोणार्क में। कोणार्क जो कहाँ पे है दोस्तों, तो ये उड़ीसा में, याद रखिएगा। कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। यह उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। इसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसे सूर्य देव को समर्पित है, यानी सूर्य भगवान इसमें विराजमान है। मान्यता है ऐसा कि सूर्य भगवान यहाँ पे विराजमान है, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ा है? सूर्य मंदिर यानी कोणार्क, ठीक है। 1984 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम। 1984 में महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह है, उसे जोड़ा गया। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह है जिसे मामल्लीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाबलीपुरम का एक और नाम क्या है, मतलब एक और नाम क्या है, किस नाम से जाना जाता है, तो मामल्लीपुरम क्या है, मामल्लीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। तमिल में यह सीमांत स्थल स्थित है। तमिल में एक सीमांत स्थल स्थित है, उसी के नाम पे यह पड़ा हुआ है। दोस्तों क्या है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी के पल्लव राजवंश के दौरान निर्मित मंदिरों और स्मारकों का एक संग्रह है। दोस्तों क्या बोल रहा है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी जो पल्लव राजवंश हुआ करते थे भारत में, दक्षिण भारत में, उनको ये स्मारक थे उसका एक समूह है, यानी कि उस दौरान यह मंदिर को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1985 में जोड़ा गया कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है दोस्तों, कहाँ पे? असम में स्थित है। दोस्तों क्या बोल रहा है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में एक प्रसिद्ध पवित्र स्थान स्थित है, जहाँ पे जानवरों यानी बहुत सारे जीव जंतुओं का वास है वहां पे। यह उद्यान स्पेशलिस्ट रूप से सींग वाला गेंडों की दुनिया की सबसे अधिक बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे जानवर हैं वहां पे, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला जानवर है वो कौन है? सींग वाला गेंडा। क्योंकि ये दुनिया में और कहीं मैक्सिमम नहीं पाया जाता, बल्कि यहाँ आसाम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इस कारण से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान।
इसकी जो खासियत है, जोड़ने का रीजन है तो क्या है कि जिसे पहले जुनून पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता था, ये याद रखिएगा कि केवला दीव राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम क्या है, तो और नाम क्या है, तो जुनून पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों क्या है कि राजस्थान के जुनून जिले में स्थित है। ये इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि राजस्थान के जुनून जिले में स्थित है और अपनी समृद्धि और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु का वास है और यहाँ जीव जंतुओं के लिए वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी वनस्पतियां, इसलिए इन्हें समृद्धि और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो 1982 में ही दिया गया था, लेकिन यूनेस्को साइड में 1985 में लाया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है 1986 में खजुराहो स्मारक समूह। क्या बोल रहा है, 1986 में खजुराहो स्मारक समूह को यूनेस्को ने अपने अंदर लिया था। तो क्या बोल रहा है, खजुराहो स्मारक समूह जो कि एक हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है, जिसके स्मारक भारतीय राज्य मध्य प्रदेश की छतरपुर क्षेत्र में देखने को मिलता है। कहाँ पे, एमपी के छतरपुर क्षेत्र में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कहाँ पे है ये खजुराहो स्मारक समूह, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। 1986 में फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ा गया। फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो कि मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया था। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फतेहपुर सीकरी को मुगल सम्राट ने 1571 ने अकबर ने बसाया था। वर्तमान में आगरा जिला का एक नगर पालिका है। क्या बोल रहा है, लास्ट अभी जो रिसेंट में क्या किस जगह के नाम से जाना जाता है, तो एक नगर पालिका है और नॉर्मल क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गोवा के चर्च और कन्वेंट कॉन्वेंट। क्या बोल रहा है, 1986 में गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ा गया। गोवा के चर्च कॉन्वेंट यूनेस्को द्वारा भारत के गोवा राज्य में गोवा वेल्हा में स्थित धार्मिक स्मारकों के एक समूह को दिया गया नाम है। ठीक है, गोवा वेल्हा में स्थित है। कहाँ पे, गोवा वेल्हा में, जिसे 1986 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हम्पी में स्मारकों का समूह। क्या बोल रहा है, 1986 में हम्पी के स्मारकों के समूह को जोड़ा गया। दोस्तों ये कर्नाटक के विजयनगर जिले के हम्पी शहर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक जिले के विजयनगर जो जिला है, कर्नाटक के विजयनगर जिला है, वहां पे ये शहर स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य के पहले का है। क्या बोल रहा है, विजयनगर साम्राज्य जो बसा हुआ था 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, उससे पहले का है ये। ठीक है, इसमें रामायण, हिंदू धर्म के पुराणों में पंपा देवी और तीर्थ क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। हम्पी एक धार्मिक केंद्र के रूप में अभी भी जारी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है एलिफेंटा गुफाएं। ठीक है, 1987 में इससे जोड़ा गया। एलिफेंटा जो है वो द्वीपीय भगवान शिव का गौरवशाली निवास स्थान है। ठीक है, हिंदू गुफा संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यह दोस्तों मुंबई के हार्बर में राज्य महाराष्ट्र में मुंबई से 10 किलोमीटर पूर्व में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 1987 में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में जोड़ा गया। दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यह दुनिया की सबसे बड़ी वैग्रो वन में से एक है। ये क्या बोल रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी मैग्रो वन में से एक है। मैग्रो वन किसे बोला जाता है दोस्तों, जो समुद्र के तट या तो फिर नदी के तट पे जितने भी जो वन पाए जाते हैं, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में झाड़ी होती है, जिससे क्या होता है कि मृदा अपरदन कम होता है, तो उसी को मैग्रो वन बोला जाता है। इससे जो मैग्रो वन है, और इसे बाघ अभ्यारण्य और जैव मंडल औद्योगिक क्षेत्रों में भी जाना जाता है। यहाँ पे बाघ बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे, मैग्रो वन में, जो कि कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये जो तलहटी है वह गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और के नदियों के डेल्टा पर स्थित है, जो कि बंगाल के खाड़ी में जाकर के मिलती हैं ये नदियां। ठीक है, नेक्स्ट है महान जीवंत चोल मंदिर। 1987 में इसे रखा गया है वर्ल्ड हेरिटेज में। क्या बोल रहा है, महान जीवंत चोल मंदिर। महान जीवन चोल मंदिर, जिसे ग्रेट लिविंग चोल मंदिर भी कहा जाता है, जो तमिलनाडु में 3 मंदिरों का समूह है। क्या है, तमिलनाडु में 3 मंदिरों का समूह है। यह मंदिर चोल साम्राज्य के दौरान
11वीं और 12वीं शताब्दी में के दौरान बनाया गया था। ठीक है। 1987 में पदत्कल में स्मारकों का समूह, क्या बोल रहा है, में स्मारकों का समूह को 1947 में 87 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था। यह समूह जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है, इतना ही याद रखिएगा। और 7वीं से 8वीं शताब्दी में कौन बनाया था? तो चालुक्य वंश के दौरान निर्मित मंदिरों का उत्कृष्ट संग्रह है। ठीक है। ये चोल साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य द्वारा ये बनाया गया है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि चालुक्य जो राजधानी था वो कहाँ था? तो बादामी था। याद रखिए कहाँ पे? बादामी। ठीक है। दोस्तों प्राचीन काल में, सॉरी इसमें प्राचीन काल होगा, में स्मारकों का समूह वास्तुकला की उत्तरी नागर और दक्षिणी द्रविड़ शैलियों में के मिश्रण का एक अनोखा उदाहरण है। ठीक है। ये जो उत्तर और दक्षिण में द्रविड़ और नागर शैली का जो कॉम्बिनेशन होता था वो इसी में देखने को मिलेगा आपको। कहाँ पे? पदत काल, प्राचीन काल में स्मारकों का समूह में। ठीक है। नेक्स्ट है 1988 में नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्या 1988 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा है नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है। नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। यह दो अलग अलग क्षेत्र, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, अलग अलग जगह पे है। ठीक है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है 1989 में सांची में बौद्ध स्मारक। ठीक है। सांची में जो एक स्तूप है, भारत में बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है सांची को, स्तूप को। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, कहाँ पे है? रायसेन जिले में स्थित है। और यह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 1993 में कुतुब मीनार और उसका स्मारक, दिल्ली। ठीक है। ये दिल्ली में स्थित है। यह सब भारत की सबसे बड़ी मीनार है, जिसकी जो लंबाई है दोस्तों, ऊंचाई 72.5 मीटर की है। इसका जो निर्माण हुआ था 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि गुलाम वंश का पहला शासक ने पूरा करवाया था, और जो इसके बाद इल्तुतमिश ने पूरा करवा बनाया था। दोस्तों क्या बोल रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जो कुतुब मीनार का बनाने का प्रारंभ किया था, और इल्तुतमिश जो है उनके जो उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारी जो हैं वो पूरा करवाए थे इसको। दोस्तों यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसमें 5 मंजिलें हैं। इसका जो आधार का जो डायमीटर है यानी व्यास है वो 14.32 मीटर का है, और शिखर जो है 2.75 मीटर का है इसका जो डायमीटर। ठीक है। याद रखिएगा इसको, ये क्योंकि ये पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, लेकिन मैक्सिमम अब पूछा नहीं जाता है क्योंकि ये सब पोर्शन अब धीरे धीरे हटाते जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो दिल्ली में स्थित है। कब इसको जोड़ा गया? तो 1993 में। यह मकबरा मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है, जिसमें फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। हुमायूं का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का जो पहला उद्यान मकबरा है। ठीक है। इसको माना जाता है। इसका निर्माण जो 1569 से 70 में शुरू हुआ था, और हुमायूं के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी बेगा बेगम द्वारा बनाया गया। क्या बोल रहा है कि जो इसका निर्माण था वो 1569 से 70 में शुरू हुआ, और हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी बेगा बेगम द्वारा बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पर्वतीय रेलवे। 1999 में इसे जोड़ा गया। यह टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वतीय रेलवे जो है वो टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह रेलवे भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाती है। ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों महाबोधि मंदिर परिषद बोध गया। क्या है, कौन सा है? 2002 में इसे जोड़ा गया है महाबोधि मंदिर को। परिसर जो है वहां का उसे, यह बौद्ध धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो यहाँ पे बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध धर्म की जितने अस्तित्व हैं उनको उनके बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है भीम बेटका के
सेला क्षेत्र, भीमबेटका के सेला श्रय, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2003 में इसे यूनेस्को में जगह दिया गया था। इसके बारे में जानते हैं, भीमबेटका में 700 से अधिक सेलाश्रय है, जिनमें से 400 से अधिक में चित्रकारी पाई गई है। 400 से अधिक में चित्रकारी पाई गई है, ठीक है। सेलाश्रय यानी मतलब पत्थरों का जो पत्थर जहाँ पे रखे होते थे और वहां पे आश्रय किया करते थे, उसी को बोला जाता है सेलाश्रय। वो टोटल भीमबेटका में 700 से अधिक पाए गए हैं, ठीक है। और 400 से अधिक में चित्रकारी की गई है, ठीक है। उस समय के लोग जो होते थे वो चित्र ज्यादा बनाते थे, क्योंकि उन लोग के पास उस तरह का टेक्नोलॉजी तो था नहीं कुछ। तो किसी तरह का जो पत्थर या मिट्टी का, या तो उस समय का जो कुछ भी होता होगा, उससे उन लोग चित्रित करते थे, जो कि अभी तक है, ठीक है। दोस्तों, इन चित्रों में मानव, पशु और विभिन्न दैनिक गतिविधियों को दर्शाया गया है। जो दिनचर्या था उनको यहाँ पे चित्रित करते थे। उस समय जीवन और संस्कृति का प्रकाश डालते हैं। यहाँ आप देख रहे भी होंगे कि यहाँ पे जो एक व्यक्ति है, वह घोड़े या तो बैल, किसी प्रकार के जो जीव जंतु उस पे बैठा हुआ है, और वहां पे शायद कुछ व्यापार कर रहा है, या तो कुछ भी युद्ध करने की जो बेड़ा है वो जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे चित्रण छपे हुए हैं, ठीक है। 2004 में चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ा गया, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। इसका जो ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो प्रागैतिहासिक काल में 16वीं सदी शताब्दी तक के अवशेषों का मिश्रण है। जो प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल से समय के जितने भी अवशेष हैं यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें हिंदू राज्य की राजधानी, किले, महल और गुजरात की राजधानी का अवशेष भी शामिल है, ठीक है। विशेषता क्या है, तो यहाँ पे क्या है, हिंदू वास्तुकला का बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, मंदिर मिलते हैं, जल साधारण प्रणाली भी यहाँ देखने को मिलता है, धार्मिक क्रियाकलाप भी हैं, सैन्य और कृषि संरचनाएं भी यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी 8वीं शताब्दी में चावड़ा राजवंश, कौन सा, चावड़ा राजवंश के द्वारा हुई थी, जिसका कौन राजा था, वनराज चावड़ा द्वारा चंपानेर में स्थापना किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2004 में। दोस्तों, 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दिया गया, जो कि पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल भी है, ठीक है। छत्रपति जी शिवाजी टर्मिनल मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जो भारत के मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है, ठीक है, जो कि 2004 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है लाल किला परिसर। नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, तो 2007 में इसे जोड़ा गया लाल किला परिसर को। दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक किला है, जिसे 1639 से 1648 के बीच मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। कौन बनाया था, मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। यह किला लाल पल्लुआ पत्थर से बनाया गया है, जिसके कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। इसका नाम पड़ने का रीजन क्या है, तो लाल बलुआ पत्थर से इससे निर्मित किया गया था, इसी कारण से लाल किला नाम पड़ा। लाल किला भारत की संप्रभुता और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री लाल किले पर प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लाल किले में कई संग्रहालय भी हैं, जो कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम और उससे जुड़ी वस्तुओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। दोस्तों, 2010 में वहीं पे जयपुर के जंतर मंतर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने अटैच किया था। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। जंतर मंतर जयपुर में स्थित एक प्राचीन खगोलीय वेधशाला है, जिसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में बनाया था, ठीक है। ये वेधशाला जो है दोस्तों, विभिन्न खगोलीय उपकरणों से सुसज्जित है, जिनका उपयोग समय, ग्रहों की स्थिति, ग्रहण और अन्य खगोलीय घटनाओं को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये प्राचीन समय का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक क्या बोल सकते हैं स्वरूप है, जो कि उस समय में इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज किया करते थे, ठीक है। तो इसको 2010 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने अटैच किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी घाट। कौन सा है, 2012 में पश्चिमी घाट को जोड़ा गया।
पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो कि जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत नजारा है, यहाँ से देखने से लगता है आप देख रहे होंगे भी। ठीक है, इस कारण से इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट है 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किले, राजस्थान के पहाड़ी किला, जिसमें बहुत सारे किले आते हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ का किला, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला और झालावाड़ में गागरौन किला और जयपुर में आमेर किला और जैसलमेर में जैसलमेर का किला, ये सभी को एक साथ कंबाइंड करके राजस्थान के पहाड़ी किले का नाम दे करके यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2013 में समाहित किया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, 2014 में इसे मान्यता मिला। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, यह हिमालय प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पे? कुल्लू में स्थित है और 90,540 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसकी जो ऊंची अल्पाइन चोटियां हैं और घास के मैदान और नदियों के किनारे जंगली जंगल शामिल है। यह पार्क दोस्तों 31 स्तनधारियों, 209 पक्षियों और 9 उभयचरों और 12 सरीसृपों और 125 कीटों सहित विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवें का घर है। ये सब काउंट किया हुआ है अप्रोक्स में। ठीक है, याद रखिएगा। 2014 में एक रानी का वावा, जो कि रानी का बावड़ी भी कहा जाता है, पाटन गुजरात में है। कहाँ पे? पाटन गुजरात में है। दोस्तों 11वीं शताब्दी में सोलंकी राजवंश ने बनाया था, किसके लिए? तो रानी उदयमती द्वारा अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की याद में बनाया था। कौन बनाया था? तो सोलंकी राजवंश की जो रानी थी उदयमती, वो अपने जो पति थे भीमदेव प्रथम, उसकी याद में ये बनाए थे। इस चित्र को जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा 100 रुपये की जो नोट है उसमें चित्रित किया गया था। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, इसमें 100 रुपये के नोट में आरबीआई द्वारा चित्रित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, जो कि 2016 में इसे अटैच किया गया। यह स्थल जो है भारत के प्राचीन मगध साम्राज्य में स्थित एक विशाल बौद्ध मठ है। यह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक शिक्षा का केंद्र रहा है। ठीक है, नालंदा महाविहार, जिसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। यह जो विश्वविद्यालय वेदों का अध्ययन कराता था और छात्रों को ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध कला में भी प्रशिक्षित करता था। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये जो था वो 6 महीने तक कंटिन्यू चला था। सोचिए कि कितना सारा इसमें किताबें होंगी और कितने कला के जो प्रदर्शनकारी होंगे। अब सोचिए कितने दिनों तक, मतलब 6 महीना कोई छोटा दिन तो होता नहीं है, बहुत सारे इसमें पुस्तक थे, ये सब जल के राख हो गई। ठीक है, अभी खंडर बचा हुआ है, जो कि 2016 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दिया। ठीक है दोस्तों, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो इसकी जो ऊंचाई है 8586 मीटर ऊंची है, पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया। कंचनजंगा पर्वत चोटी के नाम पे रखा गया, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। कंचनजंगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में तीसरे स्थान पर है। 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1977 में ही इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह पार्क कई वन्य जीवों का घर है। दोस्तों क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे वन्य जीव वास करते हैं। ठीक है, जिसमें से कौन सा हिम तेंदुआ है, लाल पांडा है, हिमालयी थार है और कस्तूरी मृग भी शामिल। इसके अलावा यह 500 से अधिक पक्षियों की प्रजाति भी यहाँ पे पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, नेक्स्ट है ली कॉर्बूसियर का वास्तुशिल्प कार्य आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान, ये 2016 में नामित किया गया। इसको आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 2017 में अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर को
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया यूनेस्को के द्वारा 2017 में। यह शहर अपनी समृद्धि, स्थापत्य विरासत, विशेष रूप से भारतीय इस्लामी स्मारकों और मध्ययुगीन आवासीय परिसरों के लिए जाना जाता है। 15 से 17 शताब्दी में यह स्मारकों को पोल नामक पारंपरिक आवासीय समूह के लिए जाना जाता था, जो कि 2017 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। इस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। किसे तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामिनेशनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या नेक्स्ट है कि कौन सा, तो किसे जोड़ा गया है? मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको समूह को। किसे? मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको समूह को। ये कहाँ पे स्थित है? मुंबई में के किले परिसर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई के किले परिसर में स्थित है। इसमें 19वीं सदी और विक्टोरियन गोथिक पुनरुद्धार शैली की सार्वजनिक इमारतों और 20वीं सदी की आर्ट डेको निजी इमारतें भी शामिल है इसमें। इसमें दोस्तों पुराना सचिवालय भी है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय है और कन्वेंशन हॉल है। मुंबई का उच्च न्यायालय भी है इसमें, लोक निर्माण विभाग कार्यालय भी है और वाटसन होटल, डेविड ससून पुस्तकालय और एल फिस्टन कॉलेज भी शामिल है इसी में। ठीक है, नेक्स्ट है 2019 में जयपुर शहर को, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, पिंक सिटी भी कहा जाता है जयपुर को। 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को के महानिदेशक आरडे औजेले ने जयपुर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया था। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि शहर में कई इमारतें जो गुलाबी रंग से रंगी हुई है। यह शहर महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1727 में स्थापित किया गया था। इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है धोलावीरा, जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक शहर माना जाता था, जो कि 2021 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने अपना जगह दिया था। ठीक है, यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। क्या है दोस्तों? तो ये 40वां विश्व धरोहर स्थल है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह 1968 में खोजा गया था। यह शहर 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक बसा हुआ था। ठीक है, ये इसका कोई अभी इसमें जो हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी लिपियां यानी पढ़ी नहीं गई हैं उस जमाने के, तो यहाँ कुछ कहा ज्यादा जा नहीं सकता। अनुमानित तौर पे ही बताया जाता है कि 3000 से 1800 ईसा पूर्व तक बसी हुई थी। आर्यों का आक्रमण के बाद यहाँ पे ध्वस्त किया गया। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको खोजा गया कब? 1968 में। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है ये। ठीक है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत ही आता था यह धोलावीरा। यह शहर अपनी अनूठी और जल प्रबंधन प्रणाली, किलेबंदी और शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है। दोस्तों क्या है कि ये शहर था जो किलेबंदी यानी कि जो पेरीमीटर बहुत बढ़िया से बना हुआ था यहाँ पे। शहरी नियोजन यहाँ की यानी कि यहाँ की नालियां, यहाँ की जो तालाब, यहाँ की घर का स्ट्रक्चर, ये बहुत ही अच्छे थे। तो इस कारण से यहाँ पे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जगह दिया। दोस्तों नेक्स्ट है ककातिया रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना। कहाँ? ककातिया रुद्रेश्वर रमप्पा जिसको बोलते हैं मंदिर, तेलंगाना को जगह दिया। ककातिया शैली एक हिंदू मंदिर है जो कि हिंदू भगवान शिव को समर्पित है, जो भारत के तेलंगाना की मुलुगु जिले में, कहाँ पे? मुलुगु जिले में पालमपेट गांव में स्थित है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में ककातीय राजा गणपति देव के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है 2023 में होयसल के पवित्र समूह, इसका जो निर्माण था वह होयसल राजा विष्णुधर्मन ने 1116 में करवाया था। चोलों का अपनी विजय के समुद्र में गिरना था। बेलुरु यागाची नदी के तट पर ही स्थित है। यह होयसल साम्राज्य की राजधानी भी का माना जाता है इसको। ठीक है, यह एक तारे के आकार का मंदिर है। देख रहे होंगे आप भी कि ये तारे का आकार की मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है और बेलूर स्थित मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर है। ठीक है, इस ये होयसल के पवित्र समूह। नेक्स्ट है 2023 में शांति निकेतन को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी क्योंकि रविंद्र टैगोर द्वारा यह स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बारे में ये विस्तृत रूप से जानकारी है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है,
दोस्तों नेक्स्ट है 2024 में असम के मोईधामा को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। दोस्तों असम के जो मोईधामा है वो किसने निर्मित किया गया था? अहोम राजवंश का। कौन? तो अहोम राजवंश ने इसे निर्मित किया था, क्योंकि यह टीला दफन का था। दफन प्रणाली के तहत इस टीले का निर्माण किया गया था। इसमें क्या करते थे कि मृत्यु हो जाने के बाद इसमें दफन करते थे, ठीक है। दोस्तों इसके अतिरिक्त भारत का 43वां नामित स्थल बन गया ये। कौन सा? तो असम के मोईदामा। इसके अतिरिक्त जो दोस्तों हाल ही में भारत ने पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की और 46वें सत्र का आयोजन किया। इसको याद रखिएगा। क्या बोल रहा है कि विश्व धरोहर समिति की जो बैठक की मेजबानी कितना में थी? तो अभी हाल ही में हुई है। तो भारत ने की है 46वें सत्र का आयोजन, ठीक है। कौन? 46वें सत्र का आयोजन भारत ने किया है। दोस्तों इसी के साथ जो है वो टोटल 43 जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने के अंतर्गत जोड़ा गया है, ये पूरा होता है। दोस्तों एक भी जो साइट्स हैं उसको आप स्किप मत कीजिएगा, या हो सके तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो रिवाइज कर लीजिएगा कंटिन्यू एक दो बार देखने के बाद। दोस्तों जो इसका पीडीएफ है वो मैं अपने इस टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा। आप वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अंत में फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।